हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर के अंदर अभिक्रिया के वेग के प्रकार पढ़े थे, जिसमें औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग के बारे में अपन ने पढ़ लिया था और एक औसत वेग का अपन ने एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का उपयोग करते हुए अभिक्रिया का वेग किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है 2a + 3b कन्वर्ट इंटू 4c + 5d। आपको क्या करना है, आपको ये एक अभिक्रिया दी हुई है जिसमें स्टाइकियोमेट्री रस समीकरण मिति, मतलब ये जो कोफिशिएंट 2, 3, 4, 5 इसको बोलते हैं अपन अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। और आपको क्या करना है, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का उपयोग करते हुए औसत वेग या ताक्षणिक वेग लिखना है। सपोज मैं यहाँ क्या करूँगा, औसत वेग लिखूँगा। क्लियर? तो आपके पास क्वेश्चन ये है, अभिक्रिया की रस समीकरण, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का उपयोग करते हुए अभिक्रिया का वेग लिखिए। अब इससे बनने वाले सभी न्यूमेरिकल्स को अपन क्या कर सकते हैं, आराम से सोल्व कर सकते हैं। आपको इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे देखिए क्रियाकारक है, क्रियाकारक खर्च होंगे रिएक्शन के अंदर, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो क्रियाकारक है ये अभिक्रिया के अंदर विघटित हो रहे हैं और उत्पाद हैं, उत्पाद अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्रियाकारक के विघटन की दर व प्रत्येक उत्पाद के निर्माण की दर के बराबर होता है। क्लियर? अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्रियाकारक, अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्रियाकारक के विघटन की दर व उत्पाद के निर्माण की दर के, अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्रियाकारक के विघटन की दर व उत्पाद के निर्माण की दर के बराबर होता है, के बराबर होता है। मतलब आप चाहे कोई भी एक क्रियाकारक लीजिए, उसके विघटन की दर के बराबर ही अभिक्रिया का वेग होगा और प्रत्येक उत्पाद के निर्माण की दर के बराबर होगा। तो देखो यहाँ मैं इसने समीकरण मिलेगा, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का उपयोग करते हुए अभिक्रिया का वेग लिखिए। अब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको अभिक्रिया का औसत वेग लिखना है या ताक्षणिक वेग लिखना है। भाई या तो एग्जामिनर आपको क्या कह दे कि अब इस अभिक्रिया का क्या लिखिए, औसत वेग लिखिए, या एग्जामिनर आपको क्या कह दे कि ताक्षणिक वेग लिखिए। क्लियर? अब औसत वेग लिखना है तब तो आप क्या लगाओगे, ΔC/ΔT लगाओगे, और ताक्षणिक वेग लिखना है तो क्या लगाओगे, dC/dt। चलो अपन क्या करते हैं, ताक्षणिक वेग लिख लेते हैं। और जब कुछ भी नहीं कहा जाए तो आप ताक्षणिक वेग लिखो चाहे से औसत वेग लिखो, वो एक ही बात है। देखो हमें क्वेश्चन में यह कहा गया है कि अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, ये जो आपके पास 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये क्या है, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति है। इसका उपयोग करते हुए आपको अभिक्रिया का वेग लिखना है। दूसरी बात, अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्रियाकारक के विघटन की दर व प्रत्येक उत्पाद के निर्माण की दर के बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ से देखिए अपन लिख रहे हैं अभिक्रिया का वेग रेट इज इक्वल टू, ये क्रियाकारक है और ये क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, तो मैं लिखूंगा -dA/dt। लेकिन अच्छा, अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्रियाकारक की विघटन की दर व प्रत्येक उत्पाद के निर्माण की दर के बराबर क्यों आता है, क्योंकि आप अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्रियाकारक व उत्पाद के 1 मोल के लिए कलेक्ट करते हो। इज दैट क्लियर? अभिक्रिया का वेग जो आप निकाल रहे हो
वो प्रत्येक क्रियाकारक के 1 मोल व उत्पाद के 1 मोल के लिए कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए वो सबके रेस्पेक्ट में क्या आएगा, सेम आएगा। अब ध्यान देना इधर, यहां हमें एक की सांद्रता कितना टाइम दी गई है, 2 टाइम्स दी गई है, मतलब दुगनी दी गई है। यहाँ 3 टाइम्स दी गई है, यहाँ आपको 4 टाइम दी गई है, यहाँ आपको 5 टाइम्स दी गई है। क्लियर? मतलब क्रियाकारक एक की जो सांद्रता है वो दुगनी दी गई है। क्लियर? लेकिन आपको कितने मोल के लिए कलेक्ट करना है, कैलकुलेट करना है, 1 मोल के लिए। तो जो ये जो सांद्रता एग्जामिनर ने दी है, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर जो dA/dt है वो कितना है, 2 टाइम्स है, दुगना है। तो जब आप 1 मोल के लिए कैलकुलेट करोगे तो आप इसमें कितने का डिवाइडेशन कर दो, 2 के। भाई ये जो सांद्रता थी आपके पास कितना गुना थी, 2 गुना थी। आप कितने गुने के लिए कैलकुलेट करते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हो, तभी तो अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्रियाकारक व उत्पाद के संदर्भ में क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये क्या है आपके पास, एक के विघटन की दर है और ये कितना टाइम है, ये 2 टाइम्स है। मतलब ये डबल सांद्रता आपको इस इक्वेशन के अंदर दी गई है। यदि इस डबल सांद्रता में मैं क्या कर दूं, 2 का डिवाइडेशन कर दूं तो ये 1 मोल के लिए आ जाएगा। क्लियर? यानी कि मैं ये कहूं कि इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का भाग क्यों दिया गया है, इस रस समीकरण मितिक से डिवाइड क्यों किया गया है, ताकि प्रत्येक क्रियाकारक व उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग एक समान प्राप्त हो सके, ताकि प्रत्येक क्रियाकारक व उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग एक समान प्राप्त हो सके। हम सभी क्वेश्चंस का यहाँ जवाब दे रहे हैं। पहली बात तो हमने ये कही कि अभिक्रिया का जो वेग है प्रत्येक क्रियाकारक व उत्पाद, प्रत्येक क्रियाकारक की विघटन की दर व उत्पाद के निर्माण की दर के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि ये आपने dA/dt लिखा। क्लियर? ये क्या बता रहा है आपको, एक के विघटन की दर को बता रहा है। अब अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्रियाकारक व उत्पाद के संदर्भ में समान क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि हमें कितने मोल के लिए कैलकुलेट करना है, 1 मोल के लिए। तो यहां जो सांद्रता दी गई थी वो डबल दी गई थी। कहने का मतलब ये जो सांद्रता है ये कितनी है, डबल है। तो इस डबल सांद्रता में इस 2 का डिवाइडेशन कर दीजिए, जिससे कितने मोल के लिए कैलकुलेट होगा, ये 1 मोल के लिए। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये जो यहाँ भाग दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है, ताकि प्रत्येक क्रियाकारक व उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग एक समान प्राप्त हो सके। क्लियर? तो इस लाइन को मैं हटा रहा हूं वापस यहां से। तो ये तो क्या हो गई, ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक के विघटन की दर है। ये क्या है, ये एक के विघटन की दर है। क्लियर? दूसरा, अभिक्रिया का वेग प्रत्येक क्रियाकारक के विघटन की दर के बराबर होगा, तो इसके बराबर है अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक बी के विघटन की दर के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, -1/3 dB/dt। क्लियर? माइनस का निशान आपको क्या बता रहा है, विघटन की दर को बता रहा है। किसको बता रहा है, विघटन की दर को बता रहा है। और ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का भाग क्यों दिया गया है, ताकि इसकी सांद्रता आपको कितने टाइम दी गई थी, 3 टाइम्स। और इसलिए अपन ने क्या कर दिया, 3 से डिवाइडेशन कर दिया। मतलब हम बी के 1 मोल के विघटन की दर को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई किसके संदर्भ में, क्रियाकारकों के संदर्भ में। अब इसी के इक्वल लगा के लिख रहा हूं मैं, प्लस क्यों, क्योंकि ये क्या है, उत्पाद दर, इसका क्या होगा, निर्माण होगा। और इसकी सांद्रता कितना टाइम है, 4 टाइम्स है। तो मैं क्या करूंगा, 1/4। अब कितने मोल के लिए हो जाएगा, ये 1 मोल के लिए हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, dC/dt। क्लियर? नेक्स्ट, प्लस वो भी उत्पाद है तो उसका भी क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। क्या लिखूंगा मैं, 1/5 d, ये d की सांद्रता में परिवर्तन और ये समय के अंदर परिवर्तन। किसी
अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का उपयोग करके अभिक्रिया का वेग इस तरह से लिखा जाता है, जिसमें माइनस का निशान आपको क्या बता रहा है कि वो क्रियाकारक है और वो क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है। क्लियर। प्लस का निशान क्या बता रहा है कि वो क्या है, उत्पाद है और उसका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। क्लियर। अब जैसे मान लो देखो, अभिक्रिया का वेग बराबर है किसके, क्रियाकारक ए के विघटन की दर के, क्रियाकारक बी के विघटन की दर के, उत्पाद सी के निर्माण की दर के और उत्पाद डी के निर्माण की दर के क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लो मेरे को क्या दे दिया जाए, अभिक्रिया का वेग दे दिया जाए। क्लियर। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, क्रियाकारक ए के विघटन की दर, क्रियाकारक बी के विघटन की दर, उत्पाद सी के निर्माण की दर और उत्पाद डी के निर्माण की दर को मैं आराम से निकाल सकता हूं। इसी पर बेसिस अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर। ध्यान देना आगे। इसी अभिक्रिया के लिए मान लीजिए एग्जामिनर आपको दे रहा है सी के निर्माण की दर, सी के निर्माण की दर 1.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स दे रहा है। क्लियर। तो क्या क्या पूछ रहा है आपसे, एक तो अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है, यानी कि आपसे रेट पूछ रहा है। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है, ए व बी के विघटन की दर पूछ रहा है, ए व बी के विघटन की दर पूछ रहा है। दूसरा डी के निर्माण की दर पूछ रहा है, डी के निर्माण की दर ज्ञात कीजिए, डी के निर्माण की दर ज्ञात कीजिए। दर का मतलब यह है कि वो वेग ही पूछ रहा है उनका। क्लियर। तो पहली बात तो इसमें आपको जो पॉइंट नोटिस करना है वो क्या है, सी के निर्माण की दर। सी के निर्माण की दर का मतलब यह है कि एग्जामिनर आपको क्या दे रहा है, डी सी अपॉन डी टी ही दे रहा है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं दे रहा है। क्लियर। मतलब वो अपने हिसाब से कितने टाइम के लिए बोल रहा है, 4 टाइम्स के लिए बोल रहा है। ध्यान दीजिए, एग्जामिनर ने आपको ये पॉइंट दिया है न कि ये दिया है प्लस 1/4 डी सी अपॉन डी टी। एग्जामिनर ने ये होल अमाउंट नहीं दिया है आपको, एग्जामिनर ने आपको क्या दिया है, डी सी अपॉन डी टी दिया है। क्लियर। तो देखो मैं लिखूंगा क्या, रेट इज इक्वल टू -1/4। एग्जामिनर ने मेरे को दिया है सी के निर्माण की दर, सी के निर्माण की दर का मतलब डी सी अपॉन डी टी दिया है। क्लियर। तो देखो रेट क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से, रेट इज इक्वल टू माइनस और सी, ये जो पूरा है आपके पास डी सी अपॉन डी टी दिया है, एग्जामिनर ने वो कितना दिया है आपको, 1.6 इंटू 10⁻³ दिया है, डिवाइड बाई 4 तो कितना आएगा, 0.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ये दिया है। क्लियर। मतलब इस अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके बराबर है, 0.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर सेकंड, या आप ऐसा भी कह सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स दिया है। क्लियर। तो आप ये ध्यान रहे पहले तो कि एग्जामिनर ने आपको ये वाला पॉइंट दिया। अब क्या निकालना आपको, ए व बी के विघटन की दर निकालनी है। तो पहले क्या कर लेते हैं अपन, ए के विघटन की दर निकाल लेते हैं। क्लियर। देखो रेट इज इक्वल टू -1/2 डी ए अपॉन डी टी। ए के विघटन की दर, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट निकालना है। क्लियर। तो अभिक्रिया का वेग आप निकाल चुके हो, वो कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻4 या 0.4 इंटू 10⁻³ ये हो गया मेरे पास 0.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू -1/2 डी ए अपॉन डी टी। 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो कितना आएगा, ये 0.8 इंटू 10⁻³ माइनस डी ए अपॉन डी टी। देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि अभिक्रिया का वेग माइनस के अंदर आ रहा है, नहीं, अभिक्रिया का वेग तो सदैव क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा।
ये साइन तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है आपको कि ये क्रियाकारक था, सॉरी ये क्या है, उत्पाद है। तो वैसे भी आप सी के लिए तो क्या करोगे, प्लस का निशान काम में लोगे। अब जैसे मान लो कोई कहे कि माइनस के अंदर है, ये माइनस में नहीं है, ये किसके किस में है, ये प्लस में रहेगा अभिक्रिया का वेग। तो क्यों, क्योंकि ये माइनस का निशान तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये क्रियाकारक था, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, विघटित हो रहा है। अब मेरे को मान लीजिए क्या निकालना है, बी के विघटन की दर निकालनी है। तो बी के विघटन की दर भी कैसे आएगी, बी के विघटन की दर मैं जानता हूं कि रेट इज इक्वल टू -1/3 dB अपॉन dt से आ जाएगा। रेट कितना आपके पास 0.4 इंटू 10⁻³ है। ये हो गया मेरे पास माइनस, और ये 1/3 है, और ये dB अपॉन क्या है, dt है। क्लियर, 3 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 1.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू dB अपॉन dt। ये क्या आ गई आपके पास, B के विघटन की दर आ गई है। अब मान लीजिए आपको क्या निकालना है, D के निर्माण की दर निकालनी है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो +1/5 D कंसंट्रेशन ऑफ D के अंदर चेंज, और ये dt। रेट कितना है, रेट आपके पास है 0.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू +1/5 dd अपॉन dt। ये 5 इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ये 2.0 इंटू 10⁻³ ये क्या है आपके पास, D के निर्माण की दर है। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की रस समीकरण मिति पर डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल है उनमें यदि कोई एक भी पॉइंट आपको पता है, चाहे से अभिक्रिया का वेग पता हो, चाहे से आपको क्रियाकारक ए के विघटन की दर, बी के विघटन की दर, या किसी भी उत्पाद के निर्माण की दर, आपके पास केवल एक कोफिशिएंट अवेलेबल है, तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जो पॉइंट नोटिस करने थे वो मैंने आपको बता दिए कि एग्जामिनर आपको ऐसा कह रहा है कि सी के निर्माण की दर है, तो वो कोफिशिएंट को साथ नहीं दे रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। या जैसे देखो मेरे को यहाँ क्या करना था, सी के निर्माण की दर ये थी, मैं जैसे मान लीजिए मेरे को एक के डिकम्पोज होने की दर निकालनी थी, तो मैंने क्या निकाला, यही निकाला, कोफिशिएंट तो हटा दिया मैंने, कोफिशिएंट को तो मैं इधर लेके गया हूँ। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और इस तरह के न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखो, एक तो आपके पास क्या है, सांद्रता है। दूसरा आपके पास क्या है, क्रियाकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्रियाकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तीसरा आपके पास क्या है, ताप है। फोर्थ आपके पास क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, और फिफ्थ आपके पास क्या है, क्रियाकारक की प्रकृति है। क्रियाकारक की प्रकृति है। और लास्ट में जो 6 नंबर है वो क्या है, विकिरण का प्रभाव है। क्या है, विकिरण का प्रभाव है। ये है आपके पास अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिनको 1 बाय 1 अपन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन क्रियाकारक की सांद्रता। देखिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले अपने पास है क्रियाकारक की सांद्रता। क्रियाकारक की सांद्रता। देखिए, क्रियाकारक की सांद्रता की अपन बात करें तो पिछली क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर आपने एक नियम पढ़ा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। माना कि एक अभिक्रिया N1A N2B और कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इस तरह से संपन्न हो रही है। क्लियर?
तो अभिक्रिया का वेग लिखेंगे अपन किसके अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। हम जब द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो समानुपाती है किसके, क्रिया कारक की सांद्रता के। क्लियर। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से स्पष्ट है कि अभिक्रिया का जो वेग है क्रिया कारक की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्रिया कारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्लियर। तो ये तो प्रभाव हो गया किसका, सांद्रता का। दूसरा अपन बात कर रहे हैं क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो सेकंड है मेरे पास वो क्या है, क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रिया कारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसको समझने के लिए क्या करते हैं अपन, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कोयला है, कोयले का टुकड़ा है, और इसी का क्या बना दिया आपने, पाउडर बना दिया। इसी का क्या बना दिया आपने, पाउडर बना दिया। कोयले का टुकड़ा हो गया। देखो मान लीजिए इस तरह का कोयले का टुकड़ा है, पाउडर बनाओगे तो आपको जैसे मान लीजिए इस पाउडर को इस सरफेस पे मैं बिछाऊं तो सारा इस तरह से ये आ जाएगा। मतलब प्रत्येक पार्टिकल अब क्या क्या हो चुका है, अलग अलग हो चुका है। कोयले के टुकड़े का आकार क्या है, बड़ा है, लेकिन इसी कोयले के टुकड़े का आपने पाउडर बना ही दिया तो इसके कणों का आकार क्या है, कणों का जो आकार है वो क्या है, छोटा है। इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार क्या है, छोटा है। तो ऐसा है, तो आप देख सकते हो कि ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका होगा, कोयले के टुकड़े का जो आपने पाउडर बनाया उसी का ही ज्यादा होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोयले के टुकड़े को रखता हूँ तो वो कितनी दूर के अंदर जगह घेरेगा या कितनी दूर की सरफेस को, पृष्ठ को वो टच करेगा, वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसी टुकड़े का पाउडर बना दिया जाए तो आप इसको काफ़ी दूर तक बिछा सकते हो, तो वो ज़्यादा पृष्ठ को टच कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कोयले के टुकड़े की अपेक्षा कोयले के पाउडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस बात पर डिपेंड करता है, कणों के आकार पर डिपेंड करता है। यानी कि कणों का आकार जितना छोटा होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर। दूसरी बात, अब क्या होगा, यानी कि यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, यहाँ क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या अधिक है। अब आप सोचो मेरे को क्या करना है, कोयले के टुकड़े को जलाना है, यानी कि जैसे ही कोयले का टुकड़ा पूरा जल जाएगा मेरी अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अभिक्रिया के वेग से क्या मतलब है, उत्पाद का बनना। क्लियर। मैंने ये भी बताया आपको कि मैं ऐसा कहूँ कि अभिक्रिया का वेग बढ़ गया है, उसका मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्ट इन मिनिमम टाइम, यानी कि अधिकतम उत्पाद कम समय में। अब आपको कोयले को जलाना है, यही आपकी रिएक्शन है। जैसे ही कोयला जल जाएगा आपकी रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं कोयले के टुकड़े को मान लो जलाना चाह रहा हूं, उसको आग के कांटेक्ट में लेके आ रहा हूं, तो कोयले का जितना भाग आग के संपर्क में आएगा उतना ही जलेगा। क्लियर। अभी पीछे वाले पार्टिकल नहीं जले और बीच में जो पार्टिकल है वो नहीं जले। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोयले के टुकड़े को जलने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। क्यों, पहले उसके बाहरी पार्टिकल जलेंगे, फिर धीरे धीरे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टच होते होते जलेगा। क्लियर। तो आप एक सपोज करके चलो कि कोयले के टुकड़े को जलाने के लिए आपको कितना टाइम लगा। अब इसी कोयले का आपने क्या कर दिया, पाउडर बना दिया। उससे क्या होगा, अब देखो इस पाउडर को आपको क्या करना है, आग प्रोवाइड करवानी है, इसको आग के कांटेक्ट में लेके आओ तो फटाफट सारे पार्टिकल क्या होंगे, जल जाएंगे। मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, कोयले के टुकड़े की अपेक्षा कोयले का पाउडर अधिक तेजी के साथ जलता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोयले के टुकड़े का जो आपने पाउडर बनाया है ना, उनके कणों का आकार क्या है, छोटा है। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं यहां अधिक से अधिक क्रियाकारक अणुओं को एक साथ अभिक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। क्या कह सकता हूं मैं, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है तो क्या होता है, अधिक से अधिक क्रियाकारक अणु
अधिक से अधिक क्रियाकारक अणुओं को अभिक्रिया में एक साथ पार्टिसिपेट करने का अवसर प्राप्त होता है। क्लियर? क्या कह सकता हूं मैं? देखो, अब ये बात क्लियर है कि कोयले के टुकड़े की अपेक्षा कोयले का पाउडर अधिक तेजी के साथ जलता है। एक लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा लकड़ी का पाउडर होता है अधिक तेजी के साथ जलता है। क्यों? क्योंकि कोयले के टुकड़े का जो पाउडर है उसमें कणों का आकार क्या है? छोटा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? अधिक। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने से क्या होगा? अधिक से अधिक क्रियाकारक अणुओं को अभिक्रिया में एक साथ पार्टिसिपेट करने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि ग्रेटर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इन द यूनिट टाइम। कहने का मतलब अधिक से अधिक क्रियाकारक अणु अभिक्रिया में एक साथ भाग लेते हैं। और आपको पता है क्रियाकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग के क्या होती है? समानुपाती होते हैं। तो ये सभी क्रियाकारक इंडिविजुअल है, अलग अलग है, उनको सबको एक साथ मौका मिलेगा जिसके फलस्वरूप वो जल जाएंगे, आपकी अभिक्रिया जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्रियाकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्रियाकारक अणुओं का आकार जितना छोटा होगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना अधिक होगा, और अधिक से अधिक क्रियाकारक अणुओं को अभिक्रिया में एक साथ पार्टिसिपेट करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ भी है कि क्या कारण है कोयले के टुकड़े की अपेक्षा कोयले का पाउडर अधिक तेजी के साथ जलता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है? ताप, टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर की अपन बात करें, अभी हम यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे टेम्परेचर और अभिक्रिया के वेग के संबंध के बारे में, क्योंकि कुछ सिद्धांत आगे काम में आएंगे। संकटवाद का सिद्धांत। क्लियर? तो उन सिद्धांत के आधार पर हम बताएंगे कि किस तरह से ऐसा होता है। अभी सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि अनुमानिक निष्कर्ष के अनुसार 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स। इसके अलावा मैं कोई बात नहीं करूंगा। आप इतना जरूर कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उनकी आपस में टक्कर बढ़ेगी। वो टक्करवाद सिद्धांत या संकटवाद सिद्धांत के आधार पर अपन एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना गुना जाता है? 2 से 3 गुना हो जाता है। इससे आगे के पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।